गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। एंड इसके साथ ही मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एसएसटी का चैप्टर। एंड नाउ ऑनवर्ड मैंने ये चीज़ सोची है कि आफ्टर इतनी लंबी ब्रेक के बाद हम अब स्टार्ट करेंगे हमारा मैथ्स का सेशंस एंड एसएसटी एंड साइंस ऑल्सो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, दैट इज क्लास 10th का चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या इम्पैक्ट थे इंडिया पर और इस वजह से जो हमारी मूवमेंट्स थी वो कैसे चली। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके बीच हम ये चीज पढ़ेंगे कि हम जो थे वो कैसे आजाद हुए और हमारी उस जो आजादी थी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम नेशन स्टेट बने, उसके पीछे कौन सी स्ट्रगल हमने की, कौन सी मूवमेंट्स चलाई और क्या कुछ हुआ। इसकी शुरुआत अब सबसे पहले करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो आपको पहले बता दूं, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कितने सारे नेशनल जो मूवमेंट्स थी वो हो रही थी। इन द सेम वे 1919 के अंदर दोस्तों जो नेशनल मूवमेंट थी वो काफी ज्यादा स्प्रेड हो रही थी। न्यू आइडियाज जो थे वो जनरेट हो रहे थे, जो सोशल ग्रुप्स थे, ठीक है, वो एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल डेवलप कर रहे थे। सबसे पहले क्या हुआ, जो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर की वजह से एक न्यू जो थी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन जो थी वो क्रिएट हो चुकी थी। इसकी वजह से अब जब भी आपको पता है कि कोई किसी भी कंट्री में अगर वॉर हो तो वॉर में हमें दो चीजों का बहुत ज्यादा डर रहता है। एक तो कि बहुत ज्यादा लोग मरेंगे, यानी उसके लिए क्या होगा, हमें डिफेंस अपना स्ट्रांग रखना पड़ेगा अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरी चीज इकोनॉमिकली देखे तो हम वीक या स्ट्रांग हो सकते हैं। इन द सेम वे अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जो था डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो चुका था, जिस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोन्स लिए और टैक्सेस को बढ़ा दिया, कस्टम ड्यूटीज को भी बढ़ा दिया और नेशनल जो इनकम टैक्स था वो इंट्रोड्यूस कर दिया। तो यानी कि पूरे नेशन में एक ऐसी सिचुएशन थी कि जितने भी लोग जो थे वो अर्न करते थे या जो भी मोड ऑफ पेमेंट था वो सब कुछ में क्या हो चुका था, बहुत सारा टैक्स लग चुके थे, क्योंकि उनको वॉर के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर चाहिए थे। इस वजह से क्या हुआ, जो वॉर ईयर था इसकी वजह से जो 1913 से 1918 में हर चीज के प्राइसेस काफी बढ़ गए, जिसकी वजह से एक्सट्रीम हार्डशिप का पीरियड जो था वो स्टार्ट हो गया था। किसके लिए? कॉमन पीपल के लिए। जो विलेजर्स थे उनको उनको कहा गया कि वो सोल्जर सप्लाई करें उन्हें, और फोर्स रिक्रूटमेंट जो थी रूरल एरियाज के अंदर कर दी गई। यानी कि लोगों को कहा गया फोर्सफुली कि आप अपने घर में से कोई ना कोई, जिसके घर में भी जो भी मेल फिगर होते थे उनको कहा जाता था कि आप उसको वॉर के लिए भेजो। जिस वजह से जो रूरल एरियाज के लोग थे उनमें बहुत गुस्सा आ गया। एंड देन 18 से लेके 19 एंड 20 से 21 सेंचुरी के बीच के अंदर क्रॉप्स जो थी वो फेल हो चुकी थी मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से फूड की भी शॉर्टेज हो गई थी। यानी कि वॉर की वजह से इतना कुछ होने के बावजूद अब थोड़ा सा कुछ सही होने की बजाय और गड़बड़ हो गई। हंगर का और हार्डशिप का पीरियड जो था वो स्टार्ट हो चुका था। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जितनी भी क्रॉप्स थी वो फेल हो चुकी थी। जिस वजह से क्या हुआ, उसके अलावा इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी फैल चुका था। अकॉर्डिंग टू, अगर हम सेंसस की बात करें 1921 की, 12 से 13 मिलियन जो लोग थे वो फेमाइन और एपिडेमिक की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो आप ये बोल सकते हो कि वॉर की वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज उनको फेस करनी पड़ी। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो पूरा पैरा था ये आपको पूरा पैरा ही याद करना है, बिकॉज इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कैसी सिचुएशंस थी, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने कैसी सिचुएशन जो थी वर्ल्ड वाइड क्रिएट कर दी थी। उसके अंदर आप ये पूरे पॉइंट्स लिखोगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या क्या हुआ, कैसे एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए, कैसे लोगों को कहा गया कि आप अपने फोर्सफुली अपने बच्चों को वॉर में भेजो लड़ने के लिए, और किस तरह से मुसीबत पे मुसीबत आती गई, क्रॉप फेल हो गया, फूड शॉर्टेज हो गई और एपिडेमिक आ गया। आई होप आप सबको ये चीज समझ आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह।
आपको ये तो पता ही होगा कि 1915 के अंदर जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया में वापस आए थे साउथ अफ्रीका के टूर से। और साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी ने पहले ही ऑलरेडी जो वहां पे रेसिस्ट रिजीम था उसके अंदर उन्होंने, यानी कि वहां पे लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था उनके कलर पर बेस्ड, तो उन्होंने वहां पर एक मास एजिटेशन मेथड से सत्याग्रह जिसको बोला जाता है वहां पे लड़ाई की और जीते थे। यानी कि उन्होंने लोगों को इकट्ठे किया, उन्हें समझाया कि आप बिना लड़े बिना झगड़े आराम से पीसफुल प्रोसेशन करके अपनी बातों को मनवा सकते हो। और उसके बाद 1915 में इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का आइडिया था, जो कि जिसका मतलब होता है पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, उसको इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। ये आइडिया जो है सत्याग्रह का, अगर आपका क्वेश्चन आया कि व्हाट इज सत्याग्रह, तो आप ये लिखोगे, इट सुजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट टू द ऑप्रेसर। यानी कि अगर आपको पता है कि आप ट्रुथफुल पर्सन हो, आप सच्चे हो, और आपका जो सच है वो बिल्कुल ही, आप बिल्कुल इनजस्टिस से लड़ रहे हो, आप झूठ से लड़ रहे हो और आप सच्चे हो, तो आपको किसी भी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई फिजिकल फाइट करके अपने आप को सही प्रूफ करने की जरूरत है। इसी वजह से जो महात्मा गांधी थे वो ये बात को मानते थे कि आपको बिना अग्रेसिव हुए सच के साथ देकर नॉन वायलेंस से ही आप जीत सकते हो। इसीलिए उन्होंने लोगों को जो सत्याग्रह का एक आइडिया था वो दिया था। एंड महात्मा गांधी ये बिलीव करते थे टू द धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। वो इस चीज पे बात करते थे कि जो एक हम नॉन वायलेंस है वही इंडियंस को इकट्ठा यूनाइट कर सकता है और कोई पावर नहीं। तो जो महात्मा गांधी थे जब वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने जो सत्याग्रह था वो लॉन्च किया 3 प्लेसेस पे। तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने जो सत्याग्रह था वो 3 जगह पे लॉन्च किया। एक तो 1917 के अंदर, अगेन 1917 के अंदर, और 1918 के अंदर एक बार। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट जो थी 1917 में चंपारण बिहार के अंदर जो था वो किया। और ये किया था जो पीजेंट थे वहां के उनके लिए, जो कि प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे। ये एक चैप्टर भी है क्लास +2 में आपको आएगा, जो कि है इंडिगो के ऊपर, इंग्लिश की बुक के अंदर। तो जो इंडिगो था उस टाइम पीरियड पे, जो ये जो हमारे फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, जो इंडिगो ग्रो कर रहे थे, बट जो गवर्नमेंट को इतना इंडिगो नहीं चाहिए था, इसलिए ये उनको फिर बाद में बोलने लग गए थे कि जो आप हैं आप हमको उसका कुछ पार्ट दोगे। बट उनके लिए वो चीज जो थी एक तरह से वेस्ट था, बिकॉज उस टाइम पे जर्मन जो था वो बहुत अच्छा इंडिगो जो था सिंथेटिक इंडिगो बनाने लग गया था, तो उन्हें इतना टाइम वेट करने की जरूरत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने जो पीजेंट्स थे उनको कहा कि आप हमें जो है जो भी कुछ ग्रो करना चाहते ग्रो करोगे, लेकिन उसे कुछ पार्ट हमें दोगे। जिससे जो पीजेंट्स थे वो खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने वो गांधी जी के पास गए एंड दे सेड कि हमें कुछ ना कुछ आप कीजिए, हमारी मदद कीजिए। इसीलिए गांधी जी ने उनकी मदद की और सत्याग्रह जो था वो वहां पे लॉन्च किया। उसके बाद 1917 के अंदर जो सत्याग्रह था वो दोबारा लॉन्च हुआ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर। यहाँ पे क्रॉप फेलियर और प्लेग एपिडेमिक की वजह से जो खेड़ा के पीजेंट्स थे वो टोटल पे नहीं कर पाते थे जितना उनके पास, मतलब कि गवर्नमेंट ने उनको कहा हुआ था, ब्रिटिशर्स ने, कि आपने हमें इतना रिवेन्यू देना है। वो उतना रिवेन्यू नहीं दे पाते थे। इसीलिए उन्होंने एक डिमांड की कि जो हमारी रिवेन्यू कलेक्शन है वो थोड़ी कम की जाए, क्योंकि एपिडेमिक आ चुका है तो हमारी फसलें भी अच्छी नहीं गुजर रही हैं, अच्छी नहीं चल रही हैं, जिस वजह से हम अपना डेली का जो लाइवलीहुड है वो भी अच्छे से नहीं गुजार पा रहे हैं। तो आपको इतना पे कैसे करेंगे। इसीलिए महात्मा गांधी ने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर सत्याग्रह लॉन्च किया। एंड देन अगेन 1918 के अंदर वो अहमदाबाद गए। वहां पर जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने सत्याग्रह जो था वहां पे लॉन्च किया था। तो ये कुछ पार्ट्स थे जिसमें उन्होंने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को लॉन्च किया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू पेपर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रोअल्ट एक्ट। अब आपको बता दें कि जब 1919 के अंदर सत्याग्रह जो तीनों चले थे ये काफी सक्सेसफुल हुए थे, तो गांधी जी थॉट कि हमें क्या करना चाहिए कि जो सत्याग्रह है उसको काफी ज्यादा, मतलब कि वाइड स्प्रेड करना चाहिए, नेशन वाइड। तो उन्होंने क्या किया, एक रोल्ट एक्ट जो था उस टाइम पीरियड पे 1919 में गवर्नमेंट ने पास किया था, जिसके अंदर इंडियन मेंबर्स नहीं थे। यानी कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो हमारे इंडियन मेंबर्स के ओपोजिशन में थी, उसने एक लॉ पास किया। उस लॉ में क्या था कि वो किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को
मैंने किसी भी पॉलिटिकल प्रिजनर को विदाउट एनी ट्रायल 2 साल के लिए मतलब वो जेल में डाल सकते हैं, 2 इयर्स के लिए। यानी कोई भी ट्रायल नहीं होगा किसी भी तरह की, उस पे मुकदमा नहीं चलेगा, और अगर उन्हें लगा कि ये मतलब इसने कुछ गलत किया है तो वो उसको जेल में डाल सकते हैं। तो महात्मा गांधी जो थे ना, हमेशा थे बच्चों, वो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस चाहते थे इन अनजस्टिस लॉ के खिलाफ। मतलब वो कहते थे हमें वॉयलेंस नहीं करना है, वॉयलेंस के बिना हम जीतेंगे। ठीक है, तो वो इससे नहीं जाते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, हड़ताल की 6 अप्रैल को। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उन्होंने क्या किया, हड़ताल जो थी वो की। तो आप सबसे पहले ये सोच सकते हो कि जितनी भी मूवमेंट्स थी, हम आगे पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, उसकी जो शुरुआत थी वो यहाँ से हो चुकी थी। यानी कि 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने रॉल्ट एक्ट के अपोज के अंदर हड़ताल करने को कहा। ये मेजर पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया, हड़ताल पे बैठे, रैलीज निकाली गई डिफरेंट सिटीज के अंदर, वर्कर जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, रेलवे वर्कशॉप शॉप सब बंद कर दी गई। जितने भी लोग थे उनको बता दिया गया, अलार्म कर दिया गया, कम्युनिकेशन लाइन जैसे रेलवेज हो गया, टेलीग्राफ्स हो गए, इन सबको डिसरप्ट कर दिया गया, खराब कर दिया गया। यानी कि इसको काम को रोक दिया गया। जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ ना कुछ करके नेशनलिस्ट को रोकना पड़ेगा। तो जितने भी लोकल लीडर्स थे उन्हें इन्होंने क्या कर दिया, उठाना शुरू कर दिया। अब इस चीज को ज्यादा नोट करो पॉइंट को, जितने भी लोकल लीडर थे उन्हें अमृतसर से इन्होंने उठाना शुरू कर दिया। लाइक महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से बैरिड कर दिया गया, उन्हें बैन कर दिया गया और बैरिड लगा दिया गया कि महात्मा गांधी को दिल्ली के अंदर नहीं आने देना। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसीलिए 10 अप्रैल को जो पुलिस थी अमृतसर के अंदर, उसने जो पीसफुल प्रोसेशन हो रहा था, ठीक है, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, मार्शल लॉ जो था वो इम्पोज कर दिया गया और इसका हेड बना दिया गया जनरल डायर को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अनदर क्वेश्चन आफ्टर रॉल्ट एक्ट के बाद, दैट इज मार्शल लॉ। तो आपको ये चीज बता दूं मैं कि उस टाइम पीरियड पे जो मार्शल लॉ था वो इसलिए इंप्लीमेंट किया गया क्योंकि जो लोग थे वो बहुत ज्यादा पोसेशन कर रहे थे। वो हमारा जैसे कि मान लो कि अटैक कर रहे थे बैंक्स पर, रेलवे स्टेशन पर, तो जो इंग्लिश गवर्नमेंट थी यानी जो ब्रिटिशर्स थे वो इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने इस गुस्से के अंदर चलते चलते मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। और मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया और इसका हेड बना दिया जनरल डायर। और मार्शल लॉ क्या होता है कि आप जो है कोई भी अगर बंदा दिखेगा प्रोसेशन करता हुआ तो उसको गोली मार दी जाएगी। इसीलिए 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग है, यहाँ पे इन फेमस लिखा हुआ है बिकॉज एट दैट टाइम इतना फेमस नहीं था, बट इस इंसिडेंट के बाद ये बहुत फेमस हो गया था। यहाँ पे ये सब कुछ हुआ। इस दिन क्या हुआ था बच्चे, बहुत सारे जो ऐसे लोग थे वो जलियांवाला बाग के अंदर इकट्ठे हुए थे टू सेलिब्रेट करने के लिए बैसाखी का फेयर। बट ये सारे जो लोग थे वो काफी अलग अलग सिटी से आए थे, अलग विलेज से आए थे, और इनको मार्शल लॉ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। ठीक है, तो ये जो डायर था वो उस रूम मतलब जलियांवाले बाग के अंदर एंटर हुआ और उसने जितने भी एग्जिट करने वाले डोर थे सभी को ब्लॉक कर दिया। और इसीलिए उसने ओपन फायर कर दी पूरे क्राउड पे, हंड्रेड ऑफ लोगों को मारा गया। उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने बाद में बोला, प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट। मतलब वो चाहता था कि मेरा एक खौफ जो है वो लोगों के अंदर हो, उन्हें ये चीज हो कि ये बहुत खतरनाक है, कि अगर हम ब्रिटिशर्स का या इंग्लिश गवर्नमेंट का विरोध करेंगे तो हमारे साथ ये कुछ होगा। इसीलिए उन्होंने उसका मेन मकसद ये था कि सत्याग्रही के मन के अंदर एक फीलिंग ऑफ फियर और टेरर जो है वो डाले, ताकि वो डर जाए इस चीज से। जैसे ही बच्चे की खबर जो थी सारे कहीं फैली कि जो जलियांवाला बाग का जो भी हुआ है पूरा सिस्टम, तो क्राउड जो था वो स्ट्रीट्स पे आ गया। ऑब्वियसली वो आएंगे बिकॉज उनके लिए दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, तो जो स्ट्राइक्स थी, क्लैशेस हुए, पुलिस के अटैक हुए गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे, जो गवर्नमेंट थी उसको काफी ब्रूटल जो हमारा रिप्रेशन है वो देखना पड़ा। उनको काफी ह्यूमिलेट हुए, टेरराइज किया लोगों को। सत्याग्रही जो थे बच्चे उनको फोर्स किया गया कि देखो आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो कि वो अपनी नोज जो है वो जमीन से रगड़े और उनको सल्यूट दे, सलाम बोले। ठीक है, और उनको मतलब बहुत ज्यादा आप सोच सकते हो कि मतलब उनसे बहुत टॉर्चर किया गया उनको। ठीक है, और जो गुजरांवाला है पाकिस्तान के अंदर, आज के पंजाब में पाकिस्तान के अंदर, उस जगह को तो बॉम्ब मतलब से बॉम्ब से उड़ा दिया गया, जितने भी इनोसेंट लोग थे सब मारे गए। काफी वायलेंस हुआ। तो महात्मा गांधी ने फाइनली फिर इतना वायलेंस देखने के बाद जो ये मूवमेंट थी उनकी, विच इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट रॉल्ट एक्ट को,
बंद कर दिया गया। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि जो नॉन कोऑपरेशन थी वो क्यों बंद की गई। बिकॉज मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट होने के बाद, इतना प्रोसेशन होने के बाद जो कुछ हुआ जलियांवाला बाग में, उसके बाद इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। वाइल जो रोल सत्याग्रह था वो इतना वाइड स्प्रेड मूवमेंट थी, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा लिमिटेड भी थी। तो महात्मा गांधी को अब यहाँ लगने लग गया कि यार मुझे तो कुछ ऐसा करना है कि मैं मूवमेंट को ना बड़े बड़े लेवल पे लेके जाऊं। अब बड़े लेवल पे कैसे लेके जाऊं, उसका एक ही ऑप्शन था, तुम हिंदू को और मुस्लिम को एक कर दो। क्योंकि मुस्लिम और हिंदू उस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि बल्क में थे, और हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठे करना ही ये मास था इसका। तो हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठे कर देना ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था। अब उनको ये लगा कि उस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, खिलाफत इशू बहुत ज्यादा चल रहा था। ये अनदर पॉइंट है आपका नोट डाउन करने वाला, खिलाफत इशू बहुत चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, ऑटोमन टर्की की डिफीट हो गई थी, और ये रूमर्स थे कि उनके बीच एक हार्श ट्रीटी साइन हुई है ऑटोमन एम्पियर के अंदर, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के हेड थे, जिसको हम खलीफा बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, खलीफा टेम्पोरियल पावर जो थी, टेम्पोरल पावर जो थी, खिलाफत कमेटी जो थी, वो फॉर्म हुई बॉम्बे के अंदर मार्च 19 के अंदर। यानी कि जो ऑटोमन टर्की थी उसकी डिफीट हो चुकी थी, और उसके बाद उन्होंने एक ट्रिटी की थी। ट्रिटी से उनको मतलब छोड़ा गया ऑटोमन टर्की के लोगों को, जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के हेड थे। ठीक है, और उन्होंने एक कमेटी फॉर्म की मार्च 1919 में। एक यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स जो थी, जो दो ब्रदर्स थे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर थी वो दो ब्रदर थे, हमारा शौकत अली और मोहम्मद अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने कहा कि हम दोनों को अब क्या, गांधी से इन्होंने डिस्कस किया कि हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें जो है मास एक्शन लेने के लिए हम यूनाइट होने के लिए रेडी हैं। तो गांधी ने देखा कि ये तो खुद अपॉर्चुनिटी हमारे पास चल के आ रही है, तो फिर क्यों ना उनको अपने अंडर ले लिया जाए। तो उन्होंने उनसे जो थी वो ट्रीटी कर ली, समझौता कर लिया। तो कलकत्ता सेशन में कांग्रेस के 1920 के, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करना है, उन्होंने कन्विंस कर दिया लीडर को कि वी नीड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। यानी कि हम पहले स्वराज के लिए तो लड़ ही रहे थे, प्लस अब हम मुस्लिम्स की खिलाफत मूवमेंट के लिए भी लड़ेंगे, बिकॉज वो बहुत बड़ी कम्युनिटी थी खिलाफत कम्युनिटी मुस्लिम्स की। सो नाउ अब ये एक मौका हमारे पास खुद चल कर आया था, और हम इस चले हुए आए हुए मौके को कैसे छोड़ देते। दैट्स वाई अब हमने शुरू की, यानी कि गांधी ने उस टाइम पे शुरू की थी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो थी वो शुरू की गई। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि क्यों नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही, क्यों जो है वो चूज किया गया। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास जो आ रहा है दैट इज कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ही क्यों चूज किया गया। तो इसमें आपने क्या पढ़ना है, ये देखिए कि जो गांधी जी के, अब आपने ये पॉइंट भी याद रखना, इनकी फेमस बुक थी हिंद स्वराज, 1909, 1909 में उन्होंने ये लिखी थी। इसमें महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि जो ब्रिटिश रूल है वो इंडिया में इसीलिए एस्टैब्लिश हुआ है क्योंकि इंडियंस ने उसको कोऑपरेट किया है। इंडियंस ही हैं जो उसको कोऑपरेट करते गए, जिस वजह से ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया के अंदर आया है। तो अगर ब्रिटिश जो थे वो इंडिया में आते और इंडिया उनको साथ नहीं देता तो बहुत इजीली कोलैप कर जाते। ठीक है, ईयर के अंदर अंदर ही खत्म हो जाता उनका सब कुछ, और हम जो है आज राज कर रहे होते पहले की तरह। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए गांधी जी थॉट कि हम सबको क्या करना चाहिए, जो भी कुछ कर रहे हैं उसको प्रॉपर करना है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम स्टेजेस में अनफोल्ड करेंगे, ऐसे नहीं है कि सीधा चला दी मूवमेंट। पहली मान लो स्टेज कंप्लीट की हमने, फिर एक अपनी डिमांड मनवाई, फिर दूसरी, तो इसको हम एज अ स्टेजेस के अंदर कवर करेंगे पूरे को। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि तुम बायकॉट कर दो सिविल सर्विसेज को, जितने भी तुम्हारे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, स्कूल्स है, फॉरेन है, जितने भी गवर्नमेंट टाइटल्स तुम्हारे पास हैं तुम उसको सबको छोड़ दो। ठीक है, उन्होंने ये जो सिविल डिसोबीडियंस का कैंपेन जो था वो लॉन्च कर दिया था। 1920 के समर तक महात्मा गांधी एंड शौकत अली जो थे वो टूर्ड एक्सटेंसिवली, उन्होंने पूरे मतलब जगह पे पूरा टूर किया और चेक किया किस जगह क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, और उस अकॉर्डिंग उन्होंने वहां जाके अपनी मूवमेंट को जो है वो स्टार्ट कर दिया था। Many within the Congress were, however, concerned about the proposals.
कुछ ऐसे लोग भी थे वहां पर जो थे कांग्रेस के पार्ट जो थे, ये इसके महात्मा गांधी भी कांग्रेस के ही पार्ट थे। तो काफी ऐसे लोग भी थे जो ये सोचते थे कि बायकॉट करना इलेक्शंस को इज नॉट अ गुड ऑप्शन, कि हमें इलेक्शंस में पार्ट करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें मूवमेंट से वो नहीं करना चाहिए कि भी हमें सिर्फ कि उन्हें ये लगता था कि अगर मूवमेंट होगी तो बहुत ज्यादा वायलेंस होगा, तो दे वांट कि यार सिंपली तुम बातचीत करके सॉल्व कर लो। इन द मंथ बिटवीन सितंबर टू दिसंबर काफी इंटेंस टसल हो गई, कांग्रेस के विदिन ही टसल हो गई। मतलब कि खुद कांग्रेस के अंदर ही इस चीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि हमें जो था वो पीसफुल प्रोसेशन करना है, कि हम अपनी सीटें क्यों छोड़े, यानी हम भी क्यों ना मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। इसीलिए ये ऐसे लग रहा था कि जो सपोर्टर्स थे और ओपोनेंट थे मूवमेंट के, वो इतना ज्यादा अभी फुल फोकस्ड नहीं है। फाइनली जो कांग्रेस सेशन था फिर वो हुआ नागपुर में दिसंबर 1920 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया कि वो वर्कआउट करेंगे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम पे, और जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था फिर वो प्रॉपरली क्या था, अडॉप्ट कर लिया गया। अब ये मूवमेंट कैसे हुई, किन स्टेजेस के अंदर ये अनफोल्ड हुई, कैसे क्या हुआ, ये आप पढ़ेंगे मेरे साथ अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक नंबर 1 था वो कवर किया, कि जो हमारा महात्मा गांधी जब वो इंडिया के अंदर आए 1915 में, तो कैसे उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया, सत्याग्रह लॉन्च करने के बाद उन्होंने कैसे रॉल्ट एक्ट आया, फिर मार्शल लॉ आया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट होने के बाद नॉन कॉपरेशन को बंद कर दिया गया। फिर खिलाफत इशू के साथ, खिलाफत इशू था तो खिलाफत के साथ इन्होंने अपना नाग सेशन किया। सेशन के अंदर इन्होंने इकट्ठे मिलके डिसाइड कर लिया कि अब हम इकट्ठे लड़ेंगे। देन उसके बाद नागपुर सेशन के अंदर कैसे करते करते ये इस मूवमेंट को मास पे लेके चले गए, मतलब कि मास एगिटेशन मूवमेंट की इन्होंने। तो ये सब कुछ हमने इसमें पढ़ा। तो आप इसको प्रॉपरली याद कीजिए, ये सारे मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, ये सारे जो हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आपको सबके ऊपर क्वेश्चंस आएगा। स्पेशली जो ये ट्रीटीज हुई हैं, ये जो पैक्ट्स हुए हैं, इन सब पैक्ट्स के बारे में आप जितना हो सकता है प्रॉपरली पढ़े, नागपुर सेशन, कलकत्ता सेशन, बॉम्बे सेशन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।